नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट चल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हैं। असर्टिव सेंटेंसेस सीख चुके हैं, इंटेरोगेटिव सीख चुके हैं, इम्परेटिव में भी एक वीडियो आ चुका है। तो इस पर हमने कुछ चीज़ें और जो उसमें रह गई थी उनको हमने शामिल किया है, तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो पहले तो आप प्रयास ये करिएगा, पहले हमें समझने का प्रयास करिएगा। हमारा वीडियो समझने से पहले आपको हमें समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप यहाँ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा मतलब है कि आप हमें अगर यूँ ही पढ़ेंगे, मतलब नॉर्मली पढ़ेंगे, तो आपको हम काम के नहीं लगेंगे। और आप अगर डीप पढ़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा मैं आपके काम का हूँ और आपकी अच्छी से सेवा भी कर पाऊँगा। तो प्रयास ये करिए, मैं प्रयास ये करता हूँ। कभी कभी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ में हो सकता है इसलिए ना भी आए क्योंकि हम एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ों को शामिल करते हैं। अगर हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ पे ही सारे वाक्य पढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन इसमें आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और आपका समय ज़्यादा लगेगा, आपको कम मिलेगा। तो प्रयास आप ये करिएगा, इस वीडियो को आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये बात हम पढ़ाएं आपको तो एक तरह के वाक्य सारे ले लें तो कम से कम 5-6 वीडियो में ये बात आप पढ़ पाएंगे। तो आप प्रयास ये करिए, ये मानिए कि 5-6 दिन का काम है तो इसको एक ही वीडियो को 4-5 बार देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हमने बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या हमने देखा है, क्या हमें खास लगा है उस वीडियो की तुलना में, वो हम देखेंगे। देखें, आई सेड टू हिम डू नॉट प्ले हेयर। ठीक, यहाँ देखा है कि डू नॉट, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। यानी कि जब हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो डू नॉट को हम लोग नॉट टू में बदल देते हैं। जैसा कि इम्परेटिव में हम लोग देख रहे हैं कि टू प्लस बी फर्स्ट लगा रहे हैं, यानी कि नॉट टू लगा रहे हैं, या केवल टू जो हमारे वाक्य नेगेटिव नहीं है, और जो नेगेटिव है तो नॉट टू, नेवर टू। उधर आपका ऑलवेज आ रहा है तो ऑलवेज टू कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव का एक पार्ट तो आपको यही है, तो इसको हम लोग कैसे बना देंगे। देखिए, डू नॉट प्ले हेयर, मैंने उससे कहा यहाँ मत खेलो। तो एक यहाँ पे एक सेंस ये भी निकल के आ रहा है कि मैं उसको राय दे रहा हूँ, मैं उसको सुझाव दे रहा हूँ। तो उसके सेंस में आपका यहाँ पे हमने बताया है, तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड हिम। ठीक है, अब हमने बताया यहाँ आपका आ रहा है नॉट, डू नॉट आ रहा है तो इसको हम लोग बना देंगे नॉट टू। इसको आप ध्यान रखना है, डू नॉट को या तो आप डू को हटा दो, या आप ये ध्यान रखिएगा कि डू नॉट को हम लोग नॉट टू में बदल देते हैं। तो नॉट टू ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस टू के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो वो ये आ रहा है आपका प्ले हेयर का आपका हो जाएगा देयर। तो पहली चीज़ आपकी ये निकल के आई है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, वाक्य हमारा यही रहेगा। दूसरा किस तरह से बना सकते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यहाँ मत खेलो। अगर हम इसका मतलब हम किस तरह से कह दें कि मैंने उससे कहा यहाँ मत खेलो, तो एक सेंस हमारा देने लगता है कि शायद मैंने उनको आदेश किया है। मतलब सामने वाला कुछ अगर इस तरह से बोल देता है जिससे आदेश हो जाए, तो यहाँ हम लोग ऑर्डर्ड कर देंगे, आई ऑर्डर्ड हिम। फिर आपका वही हो जाएगा नॉट टू, फिर और चीज़ें आपकी वही रहेंगी, प्ले हेयर का देयर हो जाएगा। इसी तरह से आप रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं। तो आपके 3 विकल्प तो ये निकल के आ गए। ठीक है, इसके अलावा हम आज जो स्टेप पढ़ेंगे वो आप देखिएगा। तो पीछे की स्टेप हमने ली थी ताकि आपको कुछ ये याद रहे, हाँ हमने इसको किसी और तरह से भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर नेगेटिव हमारा आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है यहाँ देखिए फॉरवर्ड, एक वर्ब होती है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने होता है मना करना, उसका सेकेंड फॉर्म यहाँ देख रहे हैं फॉरवर्ड। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि डू नॉट को हम लोग नॉट टू में बदल रहे थे, लेकिन अगर हम एक विकल्प हमारा होता है फॉरवर्ड से भी बनाने का। आप फॉरवर्ड माने मना करना, यानी कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यहाँ मत खेलो। तो इसका सीधा मतलब हुआ है कि मैंने उसे
यहाँ खेलने से मना किया, तो मना करना की अंग्रेजी होती है फॉरबिड। तो फॉरबिड जब हमारा सेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है, तो जब फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, आई फॉरबिड हिम। काय के लिए मना किया, देखो यहीं पे इसका नेगेटिव सेंस आ गया है, तो डू नॉट यहाँ नॉट टू में नहीं लगेगा। यही इसकी खास बात है कि जब हम वाक्य को फॉरवर्ड से बनाते हैं तो वहाँ पे नॉट टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल टू इस्तेमाल करते हैं, टू। तो कुल मिला के ये हमारा फॉरवर्ड आने से ये जो फॉरवर्ड लगा दिया है तो ये हमारा ऑलरेडी गायब हो गया, क्योंकि इसका जो सेंस है वो इसमें आ गया। जिस तरह से प्लीज़ यहाँ लगा होता था, जब यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाता था तो प्लीज़ हमारा यहाँ से गायब माना जाता था, उसी तरह से आपका डू नॉट फॉरवर्ड की तरह वजह से आपका गायब माना जाएगा। तो टू प्ले हेयर का आपका ठीक देर हो जाएगा, तो एक तो ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो आप इससे बना सकते हैं। इसमें यही है कि फॉरवर्ड के साथ नॉट टू नहीं लगता है, बल्कि केवल टू प्लस बी फर्स्ट जैसा स्थिति होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड टू प्लस बी फर्स्ट। डू नॉट अगर हम लोग नॉट टू से बनाते हैं तो आप नॉट टू प्लस बी फर्स्ट होता है, डू गायब हो जाता है। तो यहाँ एक चीज़ को देखा आपने, हम इसी वाक्य को देखेंगे और किस तरह से बना सकते हैं। एक होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट माने होता है रोकना। ठीक है, तब यहाँ देखिए मैंने उससे कहा यहाँ मत खेलो, इसका मतलब है कि मैंने उसे रोका। यहाँ खेलने से रोका, खेलने से रोका, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आई प्रिवेंटेड। प्रिवेंट का क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड हिम। ठीक है, अब देखो प्रिवेंट के साथ हमारा लगता है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्रिवेंट के साथ लगा है फ्रॉम, तो यहाँ आप लगा देंगे फ्रॉम। काय से रोका, प्रिवेंट, देखो रोकना, और यहाँ पे डू नॉट एक सेंस हम लोग रहते हैं। अंग्रेजी हमारी पूरी अंग्रेजी जो सेंस पे डिपेंड होती है। अगर सेंस हमारा आ रहा है तो वाक्य हमारा सही माना जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने रोका हिम माने उसे रोका, काय से रोका, खेलने से, तो फ्रॉम, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लेइंग। हेयर का आपका देयर हो जाएगा। ये आपका प्लेइंग क्यों हो गया है, क्योंकि जो फ्रॉम है वो हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होने की वजह से प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब हमारी आती है वो आईएनजी फॉर्म में ही होती है। अगर टू को देखें तो टू में भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो जनरली हमारे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, लेकिन हमारा इन आ जाए, ऑन आ जाए, ऑफ आ जाए, फ्रॉम आ जाए तो हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला के एक वाक्य को आपने कितने तरीके से देखा, कई तरीके से देखा। तो कुल मिला के हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी सरल हमारी किस तरह से, क्योंकि उसका कोई एक विकल्प नहीं होता है, कोई एक आंसर नहीं होता है। तो आपने देखा कि एक ही वाक्य के कितने जवाब थे। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, आपकी क्षमता क्या है, आप अंग्रेजी को कितना डीप समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलता है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा सोल्जर्स कीप ऑन योर वे, अपने रास्ते पे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यानी कि इसने कैसे कहा होगा, अरे सिपाहियों अपने रास्ते पे आगे बढ़ो, मतलब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे सपोज दैट आपके जो उसके सोल्जर्स हैं शायद वो रुक गए हैं या आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो कैप्टन उनको क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। इधर आप देख रहे हैं कैप्टन है, इधर सोल्जर्स है, जिसका मतलब ये हमारा कंट्रोलर है। किसको कंट्रोल करता है, सोल्जर्स को। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, क्या चीज़ होती है, आदेश जैसी स्थिति होती है। तो जहाँ ऑर्डर हमने कल आपको दिखाया था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब ऑफिशियल ऑर्डर होता है, मतलब कैप्टन हुआ या सेना का कोई अन्य अधिकारी हुआ, तो वो जो सोल्जर्स को क्या करता है, कमांड करता है। मतलब कमांड का मतलब भी होता है आदेशित करना या आदेश देना। तो अब यहाँ आपका यही आ जाएगा, द कैप्टन कमांड का क्या हो जाएगा, कमांडेड। अब कमांडेड आदेश दिया, किसको दिया था, यहाँ आप देख रहे हैं सोल्जर्स को दिया था। ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर हम किसी को एड्रेसित करते हैं तो ता नहीं लगाते हैं,
और जनरली हम लोग उसको लिखते हैं तो द लगा देते हैं, तो हो जाएगा द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, द सोल्जर्स काय के लिए। अब आपका यहाँ देख रहे हैं टू लग जाएगा, टू कीप ऑन। ठीक, अब देखो यहाँ पे योर वे, योर क्या है आपका, यू का योर क्या है, ये पजेसिव फॉर्म है। यू हमारा किसके हिसाब से बदलता है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, वो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा सोल्जर्स को लिख लिया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हमने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं कि आर बी में ही होता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा आर एस में भी चला जाता है, तो आपको समझना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से सोल्जर होता तो ही होता, सोल्जर्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा दे, और दे का ये फॉर्म पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा दियर। तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा कीप ऑन दियर वे। तो इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो गया है। तो ये सेंस आपको रखना है दिमाग में। अगला हम लोग देखते हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, डू माई हेल्प। यहाँ देखिए क्या लगा है, सर, सर लगा है। सर का हमने मतलब बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है इससे क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि उसको सम्मानित कर रहा है, बड़ा रेस्पेक्टली कह रहा है, पोलाइटली कह रहा है, काइंडली कह रहा है। तो यहाँ आपका इस सर की वजह से आपका यहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल्ली शब्द जुड़ेगा, रिस्पेक्टफुल्ली। अब वो कहाँ जुड़ेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल्ली ध्यान रखना है, वो रिस्पेक्टफुल्ली जुड़ेगा कहाँ। ये हमारा रिस्पेक्टफुल्ली है क्या, रिस्पेक्टफुल्ली हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा कहाँ लगता है, वर्ब के बाद लगता है। अगर वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद उसकी पोजीशन होती है। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे हमारे साथ तो ग्रामर में ये चीज़ भी हम आपको सिखाएंगे। काफ़ी कंपटीशन में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं कि वो एडवर्ब पूछ लेता है, या कभी कभी क्या कहता है अंडरलाइन कर देता है कि इस पार्ट को पार्ट ऑफ स्पीच में किस रूप में जानेंगे। तो ये चीज़ें भी देखना है। अगर देखा जाए तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सर लगा है यानी कि रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड मी। अब देखो रिस्पेक्टफुल्ली, अब आपका यहाँ आ जाएगा रिस्पेक्टफुल्ली। इसको रिस्पेक्टफुल्ली का अगर चाहो, जैसे अगर आपको ज़्यादा सम्मान देना है तो यहाँ लगा सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली। तो इस तरह से भी हम लोग देख लेते हैं इसको, राम रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुल्ली। अब आपका यहाँ वर्ब है तो वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, टू डू। अब देखो यहाँ आ रहा है माई हेल्प, आई का ये क्या है माई, आई हमारा इसके हिसाब से बदलता है। तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। तो यहाँ हो जाएगा टू डू। यहाँ आपको दिख रहा होगा तो हो जाएगा टू डू हिज हेल्प। तो ये दरअसल क्या है, ये आपका पजेसिव फॉर्म है तो पजेसिव फॉर्म लगेगा। हमने अभी क्या लगा दिया था वो आपका देखिएगा, तो टू डू हिज हेल्प, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या खास बात है। He said to me, do not laugh at me. उसने मुझसे कहा मुझ पे मत हंसो, ठीक है। अब हमने आपको बताया है कि कहने के नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, ये किस तरह से बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहा है। आप जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम आपको एक ही बात इस तरह से मैं बोलूँगा, आपको लगेगा हाँ सर इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम रट्टू नहीं बनेंगे। जैसे आप हम थोड़ा सेंस लगाएंगे, थोड़ा भाव लगाएंगे कि ये किस तरह से कह रहा होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट मी, मुझ पे मत हंसो, नहीं मुझ पे मत हंसो, अपना काम करो। यानी कि क्या सेंस हो सकता है। तो यहाँ देखिए सजेस्टेड वाला लगा लेंगे, या ही एडवाइज्ड मी, ठीक।
डू नॉट को हम लोग किस में बदल सकते हैं, नॉट टू लाफ एट। अब देखो मी का मतलब यहाँ हो जाएगा हिम, तो यानी कि ही एडवाइज मी नॉट टू लाफ एट हिम। पहला तो हमने आपको बताया है नॉट टू से बना रहे हैं, दूसरा उसने मना कर दिया है तो फॉरबेड, यानी कि आपका दूसरा क्या बन जाएगा, ही फॉरबेड मी। अब यहाँ नॉट टू नहीं रहेगा, टू लाफ एट हिम। ठीक, अगर जैसे आपको कोई सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड लगेगा या फॉरबेड लग रहा है या कुछ और सेंस दे रहा है, तो एक चीज़ सबसे अच्छी बात होती है, हम लोग आस्क्ड लगा देते हैं। अब आपका यहाँ आस्क्ड का मतलब पूछने जैसा सेंस नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम। ये चीज़ें भी निकल के आपकी आती हैं। अगर आप प्रिवेंट से बनाएं तो क्या हो जाएगा, ही, देखो प्रिवेंट से अगर बनाए ही प्रिवेंट का क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी। ठीक है, प्रिवेंट के साथ हमारा यहाँ जाता है फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए प्रिवेंट से हमारा क्या खत्म हो गया, यहाँ पे डू नॉट खत्म हो गया। अब फ्रॉम के बाद वर्ब बची है लाफ, तो लाफ का क्या हो जाएगा, लाफिंग एट हिम। तो कुल मिला के इस तरह से हम सिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अंग्रेजी में आप घुसिएगा, थोड़ा डीप जाइए, तो आपको ये चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे हाँ हमें बहुत कुछ आ रहा है। तो अंग्रेजी को आप इस तरह से ही पढ़ेंगे। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं। देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस, इसमें हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारा RS है वो पहले भी आ सकता है, जैसा कि अभी हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं चीज़ों को इतना दोहराता हूँ, इतना रिवीजन करवाता हूँ। अगर आप हमारे साथ ही पढ़ते रहें तो आपको शायद अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पिछले टॉपिक जो होते रहते हैं उनको भी शामिल करता रहता हूँ। और थोड़ा आपको हमारा लेवल कठिन लग सकता है, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक पे क्या करता हूँ, सारे वाक्य नहीं लेता हूँ। जितने भी वाक्य लेता हूँ हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ ना कुछ अलग होता है, यानी हर एक वाक्य से आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा हमें धैर्य से समझने का प्रयास करिएगा ना। अगर हमें आप धैर्य से समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि हम निश्चित ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और एक समय आपको ऐसा फील करेंगे कि शायद हमारे चैनल से जितना मैटर मिल रहा है जितने कम समय में, उतना आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा। ये हमारा दावा है, केवल भाई है कि आप हमें समझने में कितना समय लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, सेड द जज, जज ने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो यानी कि इधर जज है, कितनी बड़ी हस्ती है, विटनेस गवाह है, यानी कि क्लाइंट हैं, गवाह हैं, या जो आपके केस में आरोपी होते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। तो जज यहाँ पे क्या करेगा, आदेश करेगा, अरे उसको बुलाओ, गवाह को बुलाओ, पहले गवाह पेश करो। तो यहाँ आपका आदेश निकल के आ जाएगा, तो उस पार्ट को आप इधर ही लाएंगे, द जज, ठीक, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड काय का ऑर्डर दिया, टू बुलाने का, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। देखें, हकीकत ये होती है, ये सब चीज़ें सिखाने का मतलब होता है कि ग्रामर में हर एक चीज़ आपको घुमा घुमा के सिखाई जाती है। जो सिलेबस होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इस सिलेबस से
कैंडिडेट इतना सीख जाएगा, इससे ये सीख जाएगा, इस पार्ट से ये चीज़ सीख जाएगा। तो हर एक चीज़ जो भी आपके सिलेबस में शामिल होती है उसका उद्देश्य होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन अगर देखें तो ट्रांसलेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। द जज ऑर्डर्ड, जज ने आदेश दिया, टू कॉल मतलब बुलाने का। अब जैसे ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो का की के आ जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए 2+B फर्स्ट से हम लोग का की का भी उच्चारण करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा कुछ खास है इसमें भी। इसमें खास ये है, यहाँ पे देख रहे हैं योर, क्या लगा है योर। योर का मतलब है ये आपका यू का लगा है। यू बदलता है हमारा किसके हिसाब से, यू बदलता है हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे द बेगर सेड यानी कि इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, हाँ आपको सेकंड पर्सन भी दिख रहा है और इधर आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं है। व्हाट विल यू डू इन सच केस, तो क्या करोगे, बस यही आपको हम बता रहे हैं। अगर आप हमारे साथ अच्छे से रहेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो जितनी भी इस तरह की समस्याएं वो सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। तो देखिएगा, तो इसका मतलब होता है कि बेगर ने कहा प्लीज गिव मी योर कैप। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे योर आ रहा है, इसका मतलब है बेगर ने किसी से तो कहा है। और जब यहाँ पे ऐसा हिडन ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज दैट कि बेगर ने मुझसे कहा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे द बेगर सेड टू मी, एक आपका हिडन है, उसने टू मी किससे कहा है, आपने यहाँ पे अपने आप को खुद मान लेंगे कि बेगर ने किससे कहा है, मुझसे कहा है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए द यहाँ प्लीज लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बेगर। अब यहाँ पे हमने देखा है एक तो आपका अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है। तो अर्ज माने भी होता है विनती करना, प्रार्थना करना, याचना करना। तो यहाँ आप अर्ज भी लगा सकते हैं। तो अर्ज का क्या हो जाएगा, अर्ज या रिक्वेस्टेड मी। अब ऐसा नहीं, यहाँ हम लोग केवल मी ही मान सकते हैं। यहाँ पे आपका द बेगर है तो यहाँ पे सपोज दैट उनसे विनती की या किसी स्त्रीलिंग यानी कि हर से विनती की। तो एक हम लोग कोई न कोई ऑब्जेक्ट एक मान लेते हैं। तो यहाँ हमने केवल मान लिया, मी मान लिया। कुछ और अगर मान लेते तो ऐसा भी हो सकता था, द बेगर अर्ज या रिक्वेस्टेड हर या रिक्वेस्टेड देम, तो ऐसा भी हो सकता था। ठीक, द बेगर रिक्वेस्टेड मी काय की, टू देने की, टू गिव, क्या देने की, गिव। अब देखो मी आया है, आई का मी आ रहे हैं। तो आई हमारा यहाँ पे देख रहे हैं बेगर है, बेगर का मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, हिम। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आई का मी होता है तो मी और आई में क्या संबंध है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। तो यहीं पे वही संबंध आपको निकालना पड़ेगा। पीछे वीडियोज में आपको बहुत बताया जा चुका है कि सब्जेक्टिव केस का बदलाव सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस का बदलाव ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस का बदलाव पजेसिव केस में, और सेल्फ फॉर्म का बदलाव सेल्फ फॉर्म में ही होता है ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गिव हिम। ठीक, गिव हिम क्या। अब देखो यहाँ पे आ रहा है योर, क्या आ रहा है, योर। तो यू आपका, यू का ये पजेसिव फॉर्म है। यू हमारा किसके हिसाब से बदलता है, यू हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या माना है, इसको ऑब्जेक्ट माना है ना। तो यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। तो आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ रही है। तो यहाँ आपका हो जाएगा माई कैप। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हुआ। तो इसमें हमने बहुत कुछ प्रयास किया था। अब 2 वीडियो आपके इम्परेटिव पे हो चुके हैं जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल किया है। और अगले वीडियोज में हम लोग लेट वाले वाक्य समझेंगे। और इसके अलावा अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, तो इनको हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते रहेंगे। और ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं वाक्यों को लेता हूँ। हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। हर एक वाक्य से हम आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो मेरा तो आपको यही सुझाव है कि आप अपनी और मेरी करें केयर, इट विल बी फेयर। पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद करें लाइक, कमेंट, शेयर।
तो ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।